दरअसल दोस्तों ये सच्ची कहानी बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले की है। 14 अगस्त 2024 की सुबह जब लोग अपने घरों से निकलते हैं, अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं, तो सुबह 9 बजे के करीब लोग एक रोड के किनारे एक बोरी को पड़ा हुआ देखते हैं। उस बोरी के ऊपर ब्लड लगा हुआ था। उस बोरी को देखने के लिए बहुत सारे आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है। उन भीड़ में से एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस भी आधे घंटे के बाद वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर पुलिस उस बोरी को निकलवाती है और रोड के किनारे रखती है। उसके बाद उस बोरी को जब खोला जाता है दोस्तों, तो उस बोरी के अंदर एक 23 से 24 साल के लड़के की लाश थी। उस लड़के की गर्दन एक हथियार से रेती हुई थी। उसकी पीठ में खंजर भी घोंपा हुआ था, जिस वजह से उसकी अंतड़ियां बाहर आ चुकी थी और उसके शरीर पर बहुत सारे ऐसे घाव थे। पुलिस को ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सबसे पहले इस लड़के को बेरहमी से मारा है और उसके बाद इसका कत्ल कर दिया है। दोस्तों फिर पुलिस इस लड़के की पहचान करने के लिए वहां पर खड़े हुए बहुत सारे लोगों से पूछती है इसकी शिनाख्त करने के लिए, लेकिन वहां पर खड़े हुए सभी लोग इनकार कर देते हैं कि वो इस लड़के को नहीं जानते हैं। फिर पुलिस के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी दोस्तों कि इस लड़के की पहचान करना, इसकी शिनाख्त करना, आखिर ये लड़का कौन है, कहाँ से आया था, इसका नाम क्या है, ये कहाँ का रहने वाला है। तो वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग मना कर देते हैं। फिर पुलिस इस बॉडी का पंचनामा बनाती है और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर पुलिस अखबारों में और सोशल मीडिया पर इश्तेहार देती है कि आखिर किसी को तो पता होगा इस लड़के के बारे में, कहीं का तो ये होगा, किसी को अगर पता होगा तो वो यहाँ पर आएगा और शनाख्त करेगा। दोस्तों फिर जब ये कहानी सोशल मीडिया और अखबारों में चली जाती है तो इस जानकारी को पाने के बाद एक परिवार इस पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और वहाँ के दरोगा से कहते हैं कि दरोगा साहब 2 दिन से हमारा बेटा लापता है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ है। फिर दरोगा साहब उस लड़के की फ़ोटो मांगते हैं, उसका नंबर मांगते हैं और उसके बाद उसका नाम भी पूछते हैं। तो उसकी जो माँ होती है वो अपने बेटे का नाम जयप्रकाश बताती है और उसकी उम्र 23 से 24 साल थी। फिर जो पुलिस ने वो फ़ोटो लिया था, उस फ़ोटो से उस लाश की शिनाख्त करने की कोशिश करती है तो फ़ोटो मैच हो जाता है। अब ये लड़का दोस्तों कोई और नहीं, ये जयप्रकाश ही था। जब इसके बारे में इसके परिवार वालों को बताया जाता है तो इसके परिवार में चीख पुकार मच जाती है, लोग रोने लगते हैं। इसकी माँ का रो रो के बुरा हाल था। अब दोस्तों पुलिस के सामने थी ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर जयप्रकाश को किसने मारा था, क्यों मारा था, क्या वजह थी। अब पुलिस जो है जयप्रकाश की बॉडी को इसके माता पिता के हवाले कर देती है। इसके माता पिता उस बॉडी को लेकर अपने घर चले जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब पुलिस के ऊपर से ये सारा दबाव आ रहा था कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, इस केस की जो सच्चाई है उसका पता लगाया जाए कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दोस्तों फिर पुलिस जयप्रकाश की कॉल डिटेल निकालती है, उसकी लास्ट लोकेशन भी निकाली जाती है। उसकी कॉल डिटेल में ये पता लगता है कि जयप्रकाश जो है एक ललिता नाम की लड़की से कई घंटे बात किया करता था और अक्सर लगातार उससे बात कर रहा था। फिर पुलिस के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर ये ललिता कौन है, कहाँ की रहने वाली है, इसकी पहचान क्या है। तो इसकी पहचान जानने के लिए वो जयप्रकाश के माता पिता के घर पे चले जाते हैं। फिर पुलिस जयप्रकाश की माँ से पूछने लगती है, इसकी माँ का नाम रंभा होता है। फिर पुलिस ललिता का फ़ोटो इसकी माँ को दिखाती है तो जो रंभा होती है वो फ़ोटो पहचान जाती है और कहती है कि ये लड़की हमारे दूर के रिश्तेदार की बेटी है। तो वो कहती है कि आपका लड़का इसको कैसे जानता है, कैसे इससे बात करता है। तो वो कहती है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इन दोनों की शादी की बात भी चली थी, लेकिन दोनों परिवार में बात नहीं बन पाई और मामला कैंसिल हो गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जयप्रकाश काफ़ी कम पढ़ा लिखा था। वो इलेक्ट्रीशियन का काम किया करता था और गोवा में रहकर ही इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। जो ललिता थी वो जयप्रकाश के मामा की लड़की की नड़न थी। एक दिन जयप्रकाश गोवा से अपने घर पे आ जाता है और कुछ दिन रुकता है और फिर अपने मामा की लड़की के घर पे चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो ललिता को देखता है तो देखते ही खुश हो जाता है। वो उससे मोहब्बत करने लगा था, उससे प्यार करने लगा था। फिर वो अपने प्यार का इजहार ललिता से कर देता है। ललिता भी उसको काफ़ी पसंद करने लगी थी, वो भी उससे मोहब्बत और प्यार करने लगी थी। फिर ये दोनों एक दूसरे से अपना नंबर ले लेते हैं और इन दोनों की कई घंटे बातें भी हुआ करती है। जब कभी भी मौका मिलता था तो जयप्रकाश रात में जाया करता था उसके घर पे और ललिता के साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित किया करता था। दोस्तों एक दिन ललिता अपने माता पिता से कहती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैं पटना में रह के पढ़ाई लिखाई करना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ पर एक अच्छा मेडिकल कॉलेज है। जब उसके माता पिता ये बात सुनते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, हमारा नाम रोशन करना चाहती हो, तो हम चाहते हैं कि तुम वहाँ पर जाके एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लो और वहाँ पर अच्छे से मन लगा के पढ़ो, हमारा भी नाम रोशन करो। फिर जब ललिता उनकी ये बात सुनती है तो खुश हो जाती है और अपना सामान पैक करती है और पटना के लिए निकल जाती है। वहाँ पर जाके एक रूम लेती है, उसके बाद एक मेडिकल में एडमिशन भी ले लेती है। फिर वो वहाँ पर रह के पढ़ाई लिखाई करने लगी थी।
अच्छा, जयप्रकाश की और ललिता की वहाँ से ही कई कई घंटे फ़ोन पे बातें हुआ करती थी। एक दिन जयप्रकाश ललिता से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। अचानक ललिता के पीछे एक लड़का आके खड़ा हो जाता है और इस वीडियो कॉल को देखने लगता है। अच्छा, जयप्रकाश ललिता से पूछता है कि ये लड़का कौन है, तो ललिता उस लड़के के बारे में कोई ज़्यादा जवाब नहीं देती है। फिर जयप्रकाश को गुस्सा आ जाता है और वो फ़ोन काट देता है। अब दोस्तों यहीं से जयप्रकाश की और ललिता के मन में खटास पैदा हो चुकी थी, इन दोनों की दूरियां बढ़ने लगी थी। दोस्तों कुछ दिन पहले ललिता के और जयप्रकाश के परिवार वालों को इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में पता लग जाता है। इन दोनों के परिवार वाले इन दोनों की शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें इस रिश्ते को मंजूर नहीं था, वो पसंद नहीं करते थे, इसलिए रिश्ता टूट जाता है और इन दोनों की शादी नहीं हो पाती है। अच्छा, ललिता ने जयप्रकाश को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि जो वीडियो कॉल में ये लड़का था ये सिर्फ इसका दोस्त है और एक अच्छा दोस्त है, लेकिन जयप्रकाश मानता नहीं है। वो लगातार ललिता के ऊपर शक कर रहा था। वो कह रहा था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। दोस्तों जब जयप्रकाश ललिता से मिलने के लिए जाया करता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था, तो उसने अपने फ़ोन में कुछ अश्लील वीडियो और फोटो ले लिए थे और अपने फ़ोन में कैद कर लिए थे। फिर कुछ दिनों के बाद जयप्रकाश ने उन वीडियो और फोटो को ललिता के परिवार वालों के व्हाट्सएप नंबर पर भेजना शुरू कर दिया था। फिर जब उसके परिवार वाले ये सब देखते हैं तो देखते ही दंग रह जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। फिर वो ललिता से पूछने लगते हैं कि आखिर ये सब है क्या। फिर ललिता जो है अपने बारे में और जयप्रकाश के बारे में पूरी कहानी बताती है, वो कैसे कैसे इससे मिलने आता था और ये कहाँ कहाँ पर मिलते थे और उसने ये सब वीडियो और फोटो कब लिए हैं। अच्छा, ललिता इससे काफ़ी परेशान आ चुकी थी, क्योंकि ललिता की काफ़ी बेइज्जती भी हो रही थी, उसकी काफ़ी बदनामी हो रही थी। इसीलिए ललिता ने अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ मिलकर एक खौफनाक प्लान बना लिया था। दोस्तों ललिता ने इस साजिश में अपने पिता और अपने भाई और अपने एक मामा के लड़के को शामिल कर लिया था। वो जयप्रकाश को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैंने अपने कुछ परिवार वालों को मना भी लिया है। फिर जब जयप्रकाश ये बात सुनता है तो खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हारे जो वीडियो और फोटो मैंने वायरल किए हैं, मुझे उससे बहुत ही शर्मिंदगी है। अब मैं चाहता हूँ कि तुमसे शादी करने के लिए, इसीलिए मैं बहुत जल्द ही आपके घर पर पहुँच जाऊँगा। फिर कुछ दिनों के बाद जयप्रकाश ललिता के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। ललिता ने उसको अपने मामा के लड़के का मकान बताया था, इसीलिए जयप्रकाश भी वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर जयप्रकाश के 3-4 लोग इंतजार कर रहे थे। जब जयप्रकाश उसके घर पे चला जाता है तो उसको तुरंत वहां पर दबोच लिया जाता है और एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद उसका जो मुंह होता है एक कपड़े से बांध दिया जाता है ताकि इसकी आवाज़ ना निकले, और इसकी वहाँ पर बेरहमी से पिटाई करने लगते हैं। इसके शरीर पर तरह तरह के घाव भी देने लगते हैं और एक धारदार हथियार से इसका गला रेत दिया जाता है और इसकी पीठ में वो खंजर भी घोंप दिया जाता है। कई बार वो पीठ में खंजर घोंपने की वजह से इसकी अंतड़ियाँ बाहर आ चुकी थी। इसके शरीर पर इस तरह से घाव दिए जा रहे थे कि इसकी एक बेरहमी से वहाँ पर हत्या की गई थी। फिर ये लोग इसकी बॉडी को एक बोरी में भरते हैं और एक साइकिल पर लाद के जो है ये लोग एक ऐसे इलाके में लेके चले जाते हैं जो इलाका सुमसाम होता है, जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। वहाँ पर ले जाके इसकी लाश को डाल दिया जाता है और ये लोग अपने घर पे आ जाते हैं। दोस्तों पुलिस को अब ये तो पता लग चुका था कि ये हत्याकांड ललिता ने ही अपने परिवार वालों के साथ मिलकर कराया है। पुलिस ने इस केस को खोल ही दिया था। फिर पुलिस जो है ललिता के घर पे चली जाती है और जो लोग इस साजिश में शामिल थे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि ललिता की जो जयप्रकाश ने फोटो और वीडियो वायरल की थी, उन वीडियो वायरल करने का बदला कहीं ना कहीं ललिता ने जयप्रकाश को खत्म करके ले लिया था। दोस्तों अब इन लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करके इनको कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट से इनको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत करना और जागरूक करना था कि आज के समय में, आज के समाज में, हमारे देश में इस तरह के लोग भी रहते हैं कि अगर उसी टाइम जब इनके परिवार वालों को इन दोनों के बारे में पता लगा था तो उसी टाइम ललिता की और जयप्रकाश की अगर शादी करवा देते तो हो सकता था कि शायद आज जयप्रकाश जिंदा होता और ललिता के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता। बाकी दोस्तों इस कहानी से, इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वो इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मुझे आपके नाम बोलते हुए खुशी हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और हमेशा सुरक्षित रहे। धन्यवाद।